दिसंबर इसी महीने में जिला न्यायालय वेढ़न में मजिस्ट्रेट श्रीमती प्रीतांजलि सिंह उनके द्वारा एनसीएल के 5 जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जो है जारी किया गया है और थ्रू एसपी उनको गिरफ्तार करके 12 जनवरी तक हाजिर करने का आदेश है। तो ये एक मुद्दा है और मुद्दा किस विषय में है ये भी अब ब्रीफ कर रहा हूँ मैं आपको। दूसरा मुद्दा 5 किलोमीटर लाइट की है। 5 किलोमीटर लाइट क्या है कि 2017 में जिला न्यायालय से हमारे पक्ष में आदेश हुआ था और वो भी कगार पे है, बहुत जल्द वो मामला पूर्ण रूप से निराकृत होकर वो लागू होने वाला है। तीसरा मुद्दा जो है वो है एनसीएल बाउंड्री का। सन 84 में वो बाउंड्री हम लोगों से ले ली गई। आज भी लोग सोचते हैं कि वो एनसीएल बाउंड्री है, एनसीएल की है, क्योंकि वो एनसीएल की नहीं है। मैं इसीलिए आप लोगों को बुलाया हूँ, ये चीज़ें पूछी जा सकें कि एनसीएल की अधिग्रहित भूमि है भी वो। बेढ़न थाने के पीछे जाइए तो लिखा है बड़े से बोर्ड में एनसीएल द्वारा अधिग्रहित भूखंड। लीज के द्वारा लिया गया भूखंड क्या उसको आप अधिग्रहित भूखंड करें? यदि अधिग्रहित है तो धारा 4 दिखाएं, कितने लोगों को कंपनसेशन दिया, क्या पुनर्वास नीति थी। ऐसा झूठ यदि आम आदमी छोटा सा झूठ करते तो उसके ऊपर धाराएं लग जाती हैं फॉर्जरी की। ये तो आम जनमानस में इतना बड़ा होर्डिंग लगा के लोगों को बेवकूफ़ और गुमराह बना रहा है एनसीएल कि अधिग्रहित किया। ये अधिग्रहित भूखंड नहीं है, ये लीज के द्वारा दी गई भूखंड थी। पहले सबसे पहले अभी जो वारंट इशू हुआ है उसका क्या मामला है? मामला ये है कि सन 1988 में तमाम सारे लोगों ने अपनी ज़मीनें जो है, कुछ लोग यहाँ रहते हैं, कुछ लोगों ने कहीं ज़मीन खरीद रखा है, कहीं पाही है, किसी की एक गांव में ज़मीन है, 2 गांव में ज़मीन है। इसी तरीके आदरणीय पांडे जी का जो ज़मीन है 75 डिसमिल जो है वो लौढ़िया ग्राम में अक्वायर हुआ कोरबी ब्लॉक व्यू परियोजना में। और अक्वायर होने के बाद ये हुआ कि अक्वायर होने के बाद 3-3 साल 4-4 साल बाद कंपनसेशन उसका मिलता है। बाद में कंपनसेशन मिला 1988 में जब अक्वायर हुआ, तब उस समय कोई भी आदर्श पुनर्वास नीति थी ही नहीं। उस समय चाहे एनटीपीसी हो चाहे एनसीएल हो। 1993 में पहली बार एक नीति बनी, आदर्श पुनर्वास नीति जो बनी वो ये थी कि 50 डिसमिल जमीन फॉर SC ST और 2 डिसमिल जमीन फॉर 50 जनरल कैटेगरी, 2 डिसमिल जमीन किसके लिए? SC ST के लिए। अगर इतनी जमीन अधिग्रहित हो रही है तो उसको नौकरी की पात्रता होती थी। वर्ष 93 में पॉलिसी बनी। इसके उपरांत हुआ क्या कि 254 व्यक्तियों को उस समय नौकरी दे दिया गया। बाकी हजारों भू विस्थापितों को बोला गया कि अभी जो है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वनों की कटाई का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो सका है, वहाँ से प्राप्त तो होगा, उनको काटेंगे, खनन का कार्य चालू होगा। इसके बाद जब काम चालू होगा तो आपको स्वाभाविक सी बात है कि नौकरी मिलेगी। कोई इसमें हड़बड़ाने की बात नहीं, आपको नौकरी मिलेगी, उसी पॉलिसी के अंतर्गत मिलेगी जिस पॉलिसी के अंतर्गत 254 लोगों को नौकरी दिया जा चुका है। इनका अनापत्ति 2005 में आया पर्यावरण मंत्रालय से। 1993 से लेकर 2005 तक, तब तक कोई नौकरी नहीं मिली और नौकरी को रोक दिया गया, ये कहकर कि खदान चालू नहीं हो सकती। इसी बीच क्या हुआ कि वर्ष 2000 में एनसीएल के यहाँ नीति में परिवर्तन हो गया। जो 1993 का नीति था कि 50 डिसमिल और 2 डिसमिल, उसमें परिवर्तन हो गया। परिवर्तन ये हो गया कि अब जो है नौकरी मिलेगा 2 एकड़ सिंचित में और 3 एकड़ असिंचित में। लेकिन वो जो नियम था वो भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखता था, वो भविष्यलक्षी प्रभाव रखता था कि आज जो नियम बना है तो आने वाले समय में जो भूमि अधिग्रहित होगी तो उसके लिए ये नियम लागू होगा। लेकिन एनसीएल ने क्या किया कि उस नियम को 1993 के नियम के ऊपर अधिरोपित कर दिया और ये कहा कि वर्ष 1988 में भी जो जमीनें अधिग्रहित की गई हैं उनके ऊपर भी ये नियम लागू होगा। सवाल ये उठता था उस समय कि यदि ऐसा होता तो जिनको नौकरी मिल गई थी 250 लोगों को, उनके समतुल्य ही थे वो लोग जिनको नौकरी नहीं मिली थी, तब तो उनको भी निकाल देना चाहिए था कि 2 एकड़ 3 एकड़ तुम्हारी जमीन नहीं है, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन ये कहते कि जिनको मिल गई, अब जिनको नहीं मिली तो चूंकि पॉलिसी बदल गई है इसलिए अब बदली हुई पॉलिसी में आपको नौकरी मिलेगी।
उस समय अरुण कोचर थे कलेक्टर साहब, तो एडीएम थे। तो काफ़ी हो हल्ला हुआ और एनसीएल में धरना प्रदर्शन हुआ, घेराव हुआ, लोगों ने काफ़ी किया। उस समय इसको फिर रोक दिया गया और ये 2008 तक मामला चला गया। 2008 में एनसीएल ने, सीआईएल ने एक अपना निकाला पॉलिसी, R&R पॉलिसी, और वो पॉलिसी तो सीआईएल की सभी जगह सर्कुलेट हो गई। एनसीएल एक सब्सिडियरी है, अनुशासनिक कंपनी, इसलिए उसको अंगीकार किया। लेकिन उस पॉलिसी में भी ऐसा कहीं नहीं था कि वो 2008 की पॉलिसी जो है वो 1993 या उससे पूर्व के अधिग्रहण किए हुए जमीनों पर वो पॉलिसी लागू होगी। वो तो भूतलक्षी नहीं था, भविष्यलक्षी था। लेकिन तत्कालीन जो सीएमडी थे वीरेंद्र सिंह साहब, उन्होंने क्या किया कि उस पॉलिसी को 1993 के ज़मीनों पर लागू कर दिया, लागू किया। इसके बाद उन्होंने क्या किया, कुछ भर्तियां उस समय हुई उस पॉलिसी के अंतर्गत, 2 एकड़ 3 एकड़ में। फिर ये हुआ कि भाई 2 एकड़ 3 एकड़ तो यहाँ के गरीब लोग इतने ज़मीन है नहीं और नौकरी चाहिए, क्योंकि आप मान लीजिए किसी का 50 डिसमिल है, उतनी है ही है, आदिवासी लोग हैं, कई लोग हैं, तो अच्छा आप पूरी ज़मीन भेज लीजिए, आप नौकरी भी नहीं देंगे तो वो क्या करेगा। ये हुआ कि पैकेज कंसेप्ट फॉर्मुलेट हुआ। एक ही ज़मीन पे देखते चलिए कितने बार पॉलिसी बदली, अब उसी ज़मीन पे पैकेज कंसेप्ट आ गया। पैकेज कंसेप्ट में ये हुआ कि भैया ऐसा है कि 2 एकड़ 3 एकड़ आप लोग 60 लीजिए, 50 डिसमिल आपका, 50 इनका करके 60 आपका 2 एकड़ हो जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी। इस पॉलिसी का बहुत ही व्यापक तौर पर एनसीएल वालों ने भयंकर गोरख धंधा मचाया, और ऐसा गोरख धंधा मचाया कि अपने सगे संबंधियों को वो 60 के ज़मीन दिलवाए, कई लोगों को डिपार्टमेंटल बाद में एग्ज़ाम दिलवा के अधिकारी बनवा दिए। और इस गोरख धंधे में कई लोगों की जिनकी जेन्युइन नौकरी चाहिए थी वो तो बेचारे मारे गए। आदरणीय पांडे जी ने पत्राचार दिया था उस समय कि ये सब गलत हो रहा है, ऐसा न किया जाए, लेकिन एनसीएल भाई क्यों माने। 2011 में हमने एक परिवाद पत्र पेश किया माननीय न्यायालय में वैढ़न। उस परिवाद पर माननीय न्यायालय ने तत्कालीन सीएसपी को ये फाइल रिमांड किया और कहा कि भाई ये मैटर थोड़ा गंभीर है, इस पर जांच की जाए। जब जांच किया गया तो जांच में माननीय उस समय के तत्कालीन जो सीएसपी साहब थे उन्होंने जांच किया, और जांच में एनसीएल को धारा 91 की नोटिस दी और कहा कि भाई ये तमाम सारे जो दस्तावेज हैं वो सारे दस्तावेज लेके आप आइए और आ करके इसमें बताइए कि भाई क्या कहते हैं, ये क्या आपके ऊपर आरोप है। वो सहयोग ही नहीं कर किए। उन्होंने एक गोलमोल जवाब दिया, बोले कि नौकरी देने की आवश्यकता नहीं है, हमने चमन बना दिया है और हमने हजारों करोड़ रुपए यहाँ पे इतना खर्च किया है कि यहाँ के लोगों को कोई आवश्यकता अब नौकरी वगैरह की नहीं है। जब दस्तावेज मंगाए गए सीएसपी कार्यालय से कि भाई बताइए आपने कहाँ क्या खर्च किया, ये गोरबी ब्लॉक बी की बात हो रही है। तो वर्ष 2009 से 2012 के बीच में 10,002.84 लाख, ये मैंने आपको दिखा था अभी, ये उन्होंने आंकड़ा दिया। उन्होंने दिया नंदगांव, जैतपुर, मिर्चाघर, पिपरालाल, सरसवा, राजा, दसौती, भरुआ, रेहटा, इतने जगहों में हमने 10,002 लाख रुपए खर्च किए हैं। तो उस समय जो सीएसपी साहब ने लिखा वो ये लिखा कि उपरोक्तानुसार उपलब्ध कराई गई जानकारी से गोरबी परियोजना से प्रभावित 8 गांवों का कहीं उल्लेख नहीं है। ये फंड कहाँ देने थे, 8 गांव में जहाँ गोरबी के हैं, जबकि एनसीएल की वर्ष 2008 की नई पॉलिसी में स्पष्ट निर्देश है कि सीएसआर फंड का उपयोग प्रमुख रूप से परियोजना गाँव में किया जाए। अगर इस फंड का उपयोग गोरबी परियोजना के प्रभावित गाँवों के विकास एवं खुशहाली के लिए किया गया होता तो निश्चय ही 10,002.84 लाख रुपए से एक गांव सर्व सुविधा संपन्न हो गए होते और शायद ही किसी विस्थापित को एनसीएल से कोई शिकायत होती। इतने बड़े गोरख धंधे को एनसीएल अंजाम देता चला गया और फिर लास्ट में जो पुलिस के द्वारा 9 महीने की जांच हुई तो लगभग सैकड़ों 100 से भी ज़्यादा लोगों ने अपने एफिडेविट दिए, अपने कागज दिए कि मेरी ज़मीन कहाँ अधिग्रहित हुई है और कैसे वो वंचित हुए। उनके पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो साट सके। सपोज किसी के पास 50 डिसमिल जमीन है, अन्य 1.5 एकड़ खरीदने की उनकी औकात नहीं है, तो उनके पास क्या ऑप्शन बचता है कि जो है उसको भी बेच दें। वो 1.5 एकड़ तो खरीद नहीं पाएंगे और उस जमीन की जो मार्केट वैल्यू में कहीं कोई उसका प्राइस ही नहीं है, गांव की जमीन है, उसकी भी प्राइस हाइक इतनी ज़्यादा हो गई नौकरी की वजह से कि गरीब आदमी तो सोच ही नहीं सकता था। तो मजबूरी में क्या किया,
वो जो 50 डिसमिल भी थी, 10 डिसमिल भी थी, 40 डिसमिल भी थी, उसको बेच दिया कि चलो खरीद तो पाएंगे नहीं, जो जमीन पैसा है उसी को ले लेते हैं। उसको बेचने के कारण क्या हुआ, वो तो और गरीब हुआ, नौकरी भी नहीं मिली, और जो पैसे वाला था, जो सच में भू विस्थापित नहीं था, उसको ऐन बैन प्रकार साहब के नौकरी मिलने लगी। तो ये बड़ा गंभीर विषय था। जब उस समय हमने इसको लगाया तो वर्ष 2012 में, उस समय तत्कालीन जो थे श्री उमेश पटेल जी थे, यहाँ पे नायक मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने अच्छा खासा अपना ऑर्डर पास किया और कहा कि ये सारे आरोपी हैं और सच में इनके ऊपर प्रथम दृष्टया भरपूर मात्रा में ये सब दस्तावेज और ये है एविडेंस है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसके लिए फिर धाराएं इनके ऊपर 420, 120 बी और भी कई धाराएं उनके ऊपर लागू की गई। जब लागू की गई तो एनसीएल वालों ने क्या किया कि उसका पुनरीक्षण किया सत्र न्यायालय में, और ये कहा कि मतलब न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गलत हमारे ऊपर मामला पंजीबद्ध कर दिया है। लेकिन वहाँ से वो हारे, नीचे फाइल आई कि नहीं मामला चलना चाहिए और इसको चलाना चाहिए। धारा लगी 166, 167, 168, 169, 406, 420 सहपठित 120 बी एवं धारा 7 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट का जो बात है वो बताऊं मैं कि कोई भी सार्वजनिक निकाय की कंपनी होती है तो उसको चाहिए कि अगर उसके यहाँ कोई वैकेंसी निकली है तो वो जो लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसमें अपनी जानकारी दे कि इतनी भर्तियां हैं, इतने दिन में भर्ती होते हैं और उसकी प्रक्रिया। लेकिन 10 साल से एनसीएल से कोई भी जानकारी यहाँ के लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रोजगार कार्यालय में आता ही नहीं था। जब नहीं आता था तो ये एक अलग मुद्दा बना और इस पे बना कि भाई हाँ ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एक्ट का ये उल्लंघन था, उस पर भी धारा पंजीबद्ध हुई। और एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि है क्या कि जो कैटेगरी 4 के एम्प्लॉयमेंट हैं एनसीएल में, ये नीति बनी थी, उसी समय नीति बनी थी कि जितने भी कैटेगरी 4 के एम्प्लॉयमेंट है वो यही के भू विस्थापितों के मध्य से ही भरे जाएंगे, 100% भरे जाएंगे। लेकिन इसका भी पालन न करके एनसीएल क्या किया कि जैसे 650 लोगों को बाहर से भर्ती करा है। इसमें भी पुलिस की रिपोर्ट में ये चीज़ है कि 650 लोगों को यहाँ पे यदि वैकेंसी आउट करता तो यहाँ पे खलबली मचती कि 650 लोग भर्तियों के लिए होड़ मचती। तो उसने क्या किया, बाहर में भर्ती कराया और भर्ती करा के ट्रांसफर के बेसिस पे यहाँ मंगा लिया, जबकि ट्रांसफर पर रोक थी। और वो रोक कमिश्नर रीवा और उनकी अध्यक्षता में हुई जो मीटिंग, उस समय जो मीटिंगें होती थी संभागीय समन्वय पुनर्वास समिति की जो मीटिंग थी, उन मीटिंगों में निर्णय लिया गया था कि बाहर से हम भर्ती नहीं लाएंगे, यहीं से करेंगे और पूरी जो भर्तियाँ हो जाएंगी, अगर उसके बावजूद कुछ रिक्तियाँ बचती हैं तो बाहर से करेंगे, लेकिन यहाँ 100% पहले पूरा करेंगे। उस पर जो निर्णय हुआ था, उस निर्णय को मैं आपको बताऊँ, मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ निर्णय। जो ये आरटीआई से निकाले गए दस्तावेज है और ये संभागीय समन्वय पुनर्वास समिति से प्राप्त दस्तावेज है। उसमें यह निर्णय हुआ था कि सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि एनटीपीसी व एनसीएल में मजदूर कैटेगरी के अलावा आईटीआई व डिप्लोमा स्तर की सभी नियुक्तियां भू विस्थापितों के बीच से ही निर्धारित की जाए तथा कोल इंडिया व एनटीपीसी के अन्य परियोजनाओं से ट्रांसफर के आधार पर समय समय पर दोनों संस्थाओं द्वारा भू विस्थापितों के आरक्षित पदों पर रखे जाने की भी जानकारी प्राप्त हो रही है, जैसे ऑपरेटर, लीगर, मैकेनिकल, ड्राइवर, सुपरवाइजर स्तर की भर्ती अन्य परियोजनाओं से बड़े अधिकारियों द्वारा ट्रांसफर के आधार पर चोरी छिपे रखी जा रही है। उपरोक्त सुझाव पर आयुक्त रीवा द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि दोनों संस्थाओं के मध्य आईटीआई डिप्लोमा के अलावा कैटेगरी 4 तक की सभी भर्तियां सामान्य अथवा आरक्षित पदों की भू विस्थापितों के बीच से ही कराई जाने का सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया एवं मजदूर कैटेगरी की भर्ती तो वैसे भी 100% विस्थापितों के बीच से ही कराई जाती रही है। एनसीएल द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि शीघ्र ही एनसीएल के सभी परियोजनाओं में डिप्लोमा एवं आईटीआई की भर्ती स्थायी तौर पर कराए जाने के उद्देश्य से 1 वर्ष की प्रशिक्षण कार्य योजना निर्धारित की जा रही है, जिसमें मात्र 1 वर्ष तक स्टाइपेंड के अलावा अन्य कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। जैसे ही प्रशिक्षण अवधि समाप्त होगी उन्हें स्थायी रूप से नियुक्ति पत्र जारी कर दी जाएगी। आयुक्त द्वारा एनटीपीसी की ओर इसी प्रकार की कार्य योजना द्वारा की जाए जिससे सभी भू विस्थापितों को रोजगार मिल सके। एनटीपीसी के महाप्रबंधक द्वारा अपनी सहमति देते हुए भविष्य में जब कभी भी डिप्लोमा व आईटीआई स्तर की भर्ती की आवश्यकता पड़ेगी
तो निश्चित रूप से भू विस्थापितों के अलावा अन्य बाहर से भर्ती नहीं की जाएगी। एनसीएल द्वारा तैयार प्रारूप के तहत उसी अनुरूप एनटीपीसी भी अपनी सहमति से अवगत कराया। उपरोक्त सभी निर्णय का सर्वसम्मत से स्वागत किया गया। आयुक्त रीवा द्वारा दोनों संस्थाओं की ओर चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया कि भविष्य में उक्त दिए गए निर्णय की अवहेलना जिस संस्था द्वारा की जाएगी उसके विरुद्ध आपराधिक प्रक्रिया के स्वरूप प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की जा सकेगी। साथ ही बाहर से स्थानांतरण पर रखे जाने का पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया। तो इसमें दंड का भी ये था कि यदि बाहर से भर्ती करोगे तो इसमें आपको दंडित किया जाएगा क्रिमिनल प्रोसीजर से। 650 लोगों को बाहर से इनने भर्ती किया, बाहर से ले आए और यहाँ पे वैकेंसी लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में भी नहीं देते थे ये लोग। अच्छा, इसमें फिर कमिश्नर ने कार्रवाई नहीं की? कुछ कमिश्नर ने नहीं की, लेकिन इसी बेसिस पे तो हमने अपना परिवार लगाया कि ये आरटीआई से मेरे दस्तावेज हैं, पूर्व में ऐसे निर्णय हो चुके थे, फिर भी बाहर से भर्तियाँ क्यों बुलाई जा रही हैं। तो इन तथ्यों को माननीय न्यायालय ने गंभीरता से लिया और उसी पर फिर अपना आदेश भी दिया। फिर देखिए एक चीज़ और बहुत अनोखी सी अभी सामने आई है, ये जो अभी 3-4 साल से चालू है एनसीएल में।